आइए आगे देखते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगालहल्की से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ जो है रानियों अशोक राजा अशोक का उल्लेख किया गया है। अशोक के प्रमुख शिलालेख का स्थान एवं संबंधित राज्य देख लेते हैं। तो देखेंगे शहबाजगढ़ी जो कि पेशावर पाकिस्तान में है, वहीं मानसेहरा देखेंगे तो हजारा पाकिस्तान में है, कालसी देखेंगे उत्तराखंड में है, जबकि गिरनार देखेंगे तो ये गुजरात में है, धौली तथा जौगढ़ देखेंगे तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं ईरानगुडी या राजुल मंडीगिरी या आंध्र प्रदेश में है, सोपारा देखेंगे महाराष्ट्र में है, रूपनाथ तथा गुर्जरात देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है, सासाराम बिहार में स्थित है, भाबरू देखेंगे बैराट जो कि राजस्थान में स्थित है, और मास्की गोवीमठ कर्नाटक ब्रह्मगिरी में स्थित है। देखते हैं भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। देखते हैं अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसिल पर अधिकार कर लिया। ये जो उल्लेख किया गया है ये आपका 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है, जो 8वें वर्ष में अशोक ने कहाँ पे जो है कलिंग पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए अहरोरा एक बच गया है जो कि उत्तर प्रदेश में ये शिलालेख है। नेक्स्ट देख लेते हैं पिनली का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अब अशोक के शिलालेख एवं उसमें उल्लेखित जो है क्या क्या वर्णन किया गया है उल्लेखित ये देख लेते हैं। तो देखेंगे तो पहला शिलालेख में कहा गया है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरी शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे में देखेंगे तो इसमें राजकीय अधिकारियों का यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख है। चौथा में देखेंगे इसमें भेरी घोष की जगह पर धम घोष की जो है घोषणा किया था। 5वीं शिलालेख में देखेंगे इसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख में देखेंगे इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां में अशोक तीर्थ यात्रियों का उल्लेख है। 9वां में इसमें सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसमें आपको पूरा नहीं याद करना है। पहला में देखेंगे तो पशु बलि याद कर लीजिएगा, तो पशु बलि की निंदा किया है। दूसरा में देखेंगे तो मनुष्य पशु के दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, यहाँ पे की पॉइंट है चिकित्सा व्यवस्था का जो घोषणा है ये आपका दूसरे शिलालेख में किया गया है। तीसरा में देखेंगे तो 3 याद रखिएगा, तीसरा में 3 अधिकारी को इसमें नियुक्त किया गया था। चौथा में देखेंगे तो भेरी घोष याद कर लीजिएगा। भेरी घोष मतलब होता है जो काट उट जो कालिंग में लड़ाई उड़ाई करता था उसको त्याग करके और धर्म के रास्ता पर निकल गया, तो चौथा में इस तरह से भेरी घोष याद कर लीजिएगा। 5 में धर्म महामात्र की नियुक्ति किया गया था, तो यहाँ पे धर्म महामात्र को याद कर लीजिएगा। छठा में आत्मनियंत्रण शिक्षा, आत्मनियंत्रण को याद करिएगा। सब शिलालेख में एक एक की पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपको याद करना है। 7वां और 8वां में तीर्थ यात्राओं, इसके बारे में याद कर लीजिएगा। 9वीं में सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार के बारे में दिया गया है, तो ये देख लीजिएगा। 10वां में देखेंगे इसमें अशोक ने आदेश दिया था राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वीं में देखेंगे इसमें धर्म की व्याख्या किया गया है, तो यहाँ पे धर्म की व्याख्या किस में किया गया है 11 में। 12वीं में देखेंगे इसमें स्त्री महामात्र की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचार के सम्मान की बात कही गई है, तो ये यहाँ पे याद करिएगा। 13वां शिलालेख देखेंगे तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख किया है जहाँ धर्म प्रचारक इसे भेजे थे। अब नेक्स्ट देखिए 14वां, ये लास्ट शिलालेख है। 14वें में देखें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए उसे प्रेरित किया था, तो ये इस तरह से 14 शिलालेख है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को
बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था। किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा अशोक को जो है दीक्षा दिया गया था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक भी था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए, दीक्षा किससे प्राप्त किया था? उपगुप्त से, बौद्ध धर्म का। लेकिन निग्रोध का जब ये प्रवचन सुना तो उसमें उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अरोरा लेख में यह घोषणा की कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अनुयायी है, यानी राजकीय धर्म की घोषणा बौद्ध धर्म नहीं किया, क्योंकि इसने व्यक्तिगत रूप से इस धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगलानी सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। तो इसमें से ये दोनों जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 10वें वर्ष बोध गया की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। तो इस तरह से इसका देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य प्रांत देखेंगे तो उत्तरापथ जो था इसकी राजधानी जो है तक्षशिला था। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी था। कलिंग का तोसील था। दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी था, जबकि प्रवासी या पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र था। तो ये मौर्य प्रांत है और इस साइड इसका राजधानी दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपड़ा, सुदामा, विषझोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविके के हित का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ देख लेते हैं तो देखेंगे, मंत्री का था वो प्रधानमंत्री था। पुरोहित को धर्म एवं दान विभाग के प्रधान कहते थे। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो होता था राजपुत्र होता था। द्वारिक जो देखेंगे वो राजकीय द्वार का रक्षक होता था। अंत वैदिक देखेंगे तो अंतपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता देखेंगे तो आय संग्रहकर्ता होता था। संधिदाता देखेंगे तो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासता देखेंगे तो कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेशिटी देखेंगे तो कमिश्नर होता था। वहीं पौर देखेंगे तो नगर का कोतवाल होता था। तो यहाँ पे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, समाहर्ता, संहिता, प्रशस्ता और ये इतना जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए व्यवहारिक प्रमुख जो था तो ये कौन था? तो व्यवहारिक प्रमुख जो था न्यायाधीश था। नायक देखेंगे तो नगर रक्षा का अध्यक्ष था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखाना का अध्यक्ष था। यहाँ पे नायक और कर्मांतिक देखेंगे तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहा है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी एवं मानसेरा पाकिस्तान से और शेष भारत से जो देखेंगे ब्राह्मी लिपि का जो है अभिलेख मिले हैं। यहाँ पे कुछ बच गया है। मंत्री परिषद, इसे अध्यक्ष कहते थे। दंडपाल को सेना का सामना एकत्र करने वाला कहा जाता था। दुर्गपाल को दुर्ग रक्षक और अंतपाल को सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कहा गया है। ये याद रखिएगा, अंतपाल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। वहीं ब्राह्मी लिपि के बारे में पूछे तो बाईं से दाईं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इसका ऊपर में भी चर्चा हो चुका है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटिक फेलेंथेलर ने की थी। इसकी संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स पीसेस को मिला था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है।
शिलालेख की संख्या 14 और स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो पहला देखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसके बाद देखेंगे दिल्ली मेरठ अभिलेख। पहले मेरठ में स्थित था स्तंभ लेख और फिरोज शाह के द्वारा ये दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज देखेंगे तो 1872 में कार्लायल के द्वारा किया गया था। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ में जो स्तंभ है उस पे मोर का चित्र बनाया गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख देखेंगे तो ये है रुक्मिणीदेवी, यानी सबसे बड़ा अभिलेख जो है 7वां है और सबसे छोटा रुक्मिणीदेवी है सबसे छोटा। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व के दर को 1/8 भाग कर दिया गया था और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नोट दिया हुआ है। नोट में कह रहा है महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा का त्रामपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसा दैवीय प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शाहर-ए-कुना कंधार अभिलेख ग्रीक अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांच परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। पुरोहित के नियुक्ति के लिए इससे जो चरित्र है उसको जांच परखा जाता था और उस जांच परखा का जो विधि था उसको क्या कहा जाता था? उपधा परिरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करता था। अर्थशास्त्र में शीर्ष स्थान अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विषयपति के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसकी मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। प्रशासकों में सबसे छोटी गोप था, जो कि 10 ग्रामों का शासक संभालता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य देखेंगे। प्रथम जो था ये उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षक था। द्वितीय देखेंगे तो विदेशियों की देखरेख था। तृतीय जो था समिति ये जन्म मरण का विवरण रखना था। चतुर्थ समिति जो था वो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। पंचम जो देखेंगे निर्मित जो था ये निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षक करता था। और षष्ठम जो था वो बिक्री कर वसूल करना था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समिति में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो ये याद रखेगा, 30 समिति का एक मंडल करता था जो 6 समिति में विभाजित था और प्रत्येक समिति में कितना था? 5-5 तो हो गया ना, 6 पंचे 30 हो गया। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जो सड़क निर्माण का अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे।
अश्वरोही घोड़ा कहा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेलुकस की गुलामी से मुक्त करवाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समिति करती थी। तो यही जो था 30, तो मतलब 5 सदस्य था और 6 समितियां थी, तो ये याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को क्या कहा गया है? ये कहा गया आपका संचार कहा गया। यानी जो एक जगह रहेगा उसको संस्था कहेगा और जो घूम घूम कर गुप्तचरी करेगा उसको संचार कहा जाएगा। सैन्य समिति में उनका कार्य देख लेंगे। तो प्रथम समिति जल सेना व्यवस्था था। द्वितीय समिति जो था यातायात एवं रसद की व्यवस्था था। तृतीय देखेंगे तो पैदल सैनिकों की देखरेख था। चतुर्थ समिति अश्वरोही की सेना की देखरेख करना था। पंचम देखेंगे तो गज सेना की देखरेख, यानी गज मतलब होता है हाथी, हाथी सेना की जो देखरेख करता है। और षष्ठम रथ सेना का देखरेख करता था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। ये चीज़ भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेवक मात्रक कहा गया है। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारत समाज को 7 वर्ग में विभाजित किया है, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभा सदस्य। तो इसमें एक रहेगा जो कौन सा नहीं है, इसमें दास प्रथा नहीं है, तो ये क्वेश्चन में रहता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त किया था। मौर्य शासक 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराणों के अनुसार 9 राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश का स्थापना हो गया। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में है, ये चीज़ याद रखिएगा। ब्रह्म समाज के देखेंगे तो कौन कौन से थे, तो ये शुंग एवं कन्नम वंश थे। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्रह्म जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव कर दी और मगध पे नए वंश की स्थापना हुआ। उस वंश का नाम हुआ कण्व वंश। कण्व वंश का अंतिम राजा देखेंगे तो सुशर्मा है। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है।
सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो ये याद रखिएगा, 2 शासक हो गए जो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। एक कौन है? एक तो पुष्यमित्र शुंग है और दूसरा सातकर्णी है। तथा एक राजसू यज्ञ भी कराए थे और एक राजसू यज्ञ करवाए थे। ये चीज भी याद रखिएगा। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती एवं गुणाढ्य ने वृत्त कथा नामक पुस्तक की रचना किया था। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा का सर्वाधिक सिक्का चलाया गया था। पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया था। लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं सातवाहन के द्वारा कौन सी सिक्का जारी किया गया था? तो सीसा का सिक्का इसके द्वारा जारी किया गया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। अब बताइए आप लोग, रोम जो है किस नदी के किनारे है? तो ये जो है टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। तो ये याद रखिएगा। देखते हैं, ब्राह्मणों को भूमि के अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने सर्वप्रथम किया था। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि जो था ये ब्राह्मण था। प्राकृतिक जो था हम आगे पीछे पढ़े हुए हैं, जैन धर्म का जो भाषा था वो प्राकृत था। और ब्राह्मी लिपि जो होता है वो आपका बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। बाईं से दाईं ओर जो लिखा जाता है उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का अभ्यास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो ये याद रखिएगा। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गैलीमक को सौंपा। गैलीमक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़ा और 45 पैदल सेना होते थे। सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति है कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है। अब आता है चेदी वंश, जो कि कलिंग में था। कलिंग की राजधानी तोसील, ये याद रखिएगा, जो कि उड़ीसा में है, तोसील। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हो गया। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? खारवेल के द्वारा, भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। ऐसी खारवेल के द्वारा कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं भारत में यवन राजा का क्रम। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम देखेंगे तो हिंदू, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण थे। इसको इस तरह से इज पी के ट्रिक करके याद कर लीजिएगा। तो आई से हो जाएगा इंडो ग्रीक, एस से हो जाएगा शक, पी से हो जाएगा पहला और के से हो जाएगा कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोटोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोटोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइटस, एंटीआलिकिड्स और हर्मिस थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने
190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनान या बैक्टीरिया यूनानी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर थे, जिसका कार्यकाल 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक देखेंगे तो सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। ये नागार्जुन जो देखेंगे, इसी को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एवं पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम देखेंगे तो मिलिंद पन्नु है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिसने जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने का सिक्के जारी किए हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी का प्राचीन कला चलाई थी, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा गया है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की ही देन था, इसीलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इसके बाद जो आता है वो आता है शक शासक। तो शक शासक के बारे में पढ़ेंगे। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखाएं की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मऊ था। जो प्रथम शक राजा था वो कौन था? मऊ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागार की खोज में ये भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ किया। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में लगभग 14 पहुंच गई है। गुप्त सम्राट में चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमागुप्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबी अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापारी से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुए और भारी संख्या में चांदी का सिक्के जारी किया था शकों के द्वारा। शकों के सबसे प्रतापी राजा देखेंगे तो ये था रुद्रदामन प्रथम। इसका जो अभिलेख था ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये आगे पढ़ने को मिलेगा, जूनागढ़ अभिलेख। ये चीज याद रखिएगा। जिसका शासक 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार करवाया। तो सुदर्शन झील है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसको जीर्णोद्धार जो है ये रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके सब पहले से सभी अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने के क्षत्रप कहते थे। अब आ जाइए पहलव या पार्थियन। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोग का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियन राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचारक करने के लिए भारत आया था। पार्थियन लोगों का मूल स्थान जो देखेंगे ये कहाँ था? ईरान था। पहला व पार्थियन के बाद जो आता है शासक वो आता है कुषाण।
पल्लव के बाद कुषाण आए जो युचि या तोखड़ी भी कहलाते थे। युचि नाम एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल थे जो इसका नाम कुषाण था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कंडफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो बना ये था कनिष्क। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो संवत के नाम से जाना जाता है। और विक्रम संवत कब पढ़े थे? 58 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य के द्वारा ये चलाया गया था। तो ये हो गया। कभी कभी ये पूछ देता है दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो देखिए 58 ईसा पूर्व और 78 ईस्वी, ये 78 रहेगा, कहीं कहीं ये 57 रहेगा। तो इस तरह से दोनों का होता है 135 ईस्वी टोटल हो जाता है। ये जो है ना कहीं 58 रहेगा कहीं 57 रहेगा। तो ये देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। और उस समय एक उपाध्यक्ष भी था जिसका नाम अश्वघोष था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। चीनी जनरल पेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। और आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी किया जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को भी जारी किया था। कनिष्क का राज वैद्य आयुर्वेद विख्यात चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की थी जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वासुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण जो है ये बुद्ध चरित्र का रचना किया था। तो बुद्ध चरित्र का रचना किसके द्वारा किया गया था? अश्वघोष के द्वारा। वहीं याद रखिएगा रामचरित मानस ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था तुलसीदास के द्वारा। ये चीज आप याद रखिएगा जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं वासुमित्र, पाशव, नागार्जुन, महाचेत, संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूषित थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिका सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षिक का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक देखेंगे यह आपका वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते हैं। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकाली मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला जो है सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध देखेंगे ये कुषाण है। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ जो है कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। सबसे पहले जो बुद्ध की प्रतिमा जो बनाया गया था ये कुषाण के काल में, ये याद रखिएगा। अब आता है संगम काल। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम में समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा
प्रदान की गई है। नोट देखेंगे तो संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। एक में देखेंगे तो पत्थु पातु इथु थोके पादिनेन किल कन्नू, ये जो है थोड़ा नाम थोड़ा साउथ का है तो थोड़ा लेने में दिक्कत होता है, तो ये आप इसको, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिर भी पढ़ लीजिएगा। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं पढ़ने से संबंधित है। अब देखेंगे जो उसका 3 संगम हुआ था, ये कहाँ कहाँ हुआ था। तो प्रथम संगम जो हुआ था ये मदुरा समुद्र में विलीन यहाँ पे हुआ था, जो कि 4440 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका अध्यक्ष जो था ये अगस्त था। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ में देखेंगे तो अक्टियम, परिपादाल, मधुनारे, मुदुकुरुकु, कलारी, अवाड़ी कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था। तो इसका देखिए संगम काल याद रखिएगा, प्रथम मधुरा में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। और इसका भी अध्यक्ष जो था ये कौन था, अगस्त ऋषि इसका भी अध्यक्ष था। इस समय में तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण की रचना तोल्काप्पियर के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा कर इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा संगम जो हुआ था ये आपका मदुरा में था। तो याद रखिए पहला और तीसरा जो संगम हुआ था उसका स्थान का नाम मदुरा है। और देखेंगे तो पहला और दूसरा का अध्यक्ष सेम है अगस्त ऋषि, जबकि तीसरा का रखेगा नकीरर था। कौन था, नकीरर। और इस समय जो ये पुस्तक का संकलन हुआ था तो ये याद रखिएगा। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक्कम रसु अम्पारा ने किया था। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरीपट्टनम के कोवलम, उनकी पत्नी कननिगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख लीजिएगा। मधुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सिले सतनार के मणि मैकले की रचना की है, यानी व्यापारी जो थे सिले सतनार ने मणि मैकले की रचना की है। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्ताव भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन का मणि मैकले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री का प्रेम कहानी का संकलन किया गया है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखन दीडनाथ 5वीं सदी में कृत न्याय प्रवेश पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं जीवन चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इनकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्त देवर को दिया जाता है। तिरुत्त देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। नेक्स्ट देखेंगे तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य से लिखी गई है। इनके तिरुवल्लुवार और तिरुकुलन सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध देखेंगे तो ये कंबन की इरामावतारम है, यानी कंबन के द्वारा किया लिखा गया था इरामावतार। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध होता है। अब देखते हैं संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राजाओं चोल, चेर, पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित हैं। संगम युगीन राजा में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राजा था। यह पेन्नार तथा दक्षिण बेलारू नदी के बीच स्थित था। इसके सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। और इसका कभी कभी पूछ लेता है इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या था चोल का, तो ये बाघ था इसका राष्ट्रीय चिन्ह। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को
राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में कार्यकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषण बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेर था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इसका राज्य के कुछ प्रमुख राजा जैसे उदयजिरल लगभग 130, नेदुजिरल आदन, सेनुगुटवन, यहाँ पर सेनुगुटवन याद रखेगा, ये चेर वंश से संबंधित है। सेनुगुटवन के अधिराज की उपाधि ग्रहण किया था। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठान किया था। और चेर वंश का जो है सो कभी कभी पूछ लेता है राष्ट्र के चिन्ह क्या था। इसका जो था मछली था, इसका राष्ट्रीय चिन्ह मछली था, याद रखिएगा। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाओं की मुक्त खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कैडिसीवर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्ध मुख्य उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। नेक्स्ट देखते हैं। पांड्य राज्य में कोकई, सलियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने की जो है प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकामेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती प्राप्त हुआ है। यहाँ मानकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिकामेडु को पेडोक कहा जाता है। संगम काल में मिस्र एक नई नाविक हिप्पोपोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। नेक्स्ट देखते हैं। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक और नाम है जिसे हम कुमार भी कहते हैं। तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरुवश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पंक्तियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य के पवित्र जादुई शक्ति विश्वास जताया गया जिसे अनूक कहा जाता था। इसके बाद जो आता है ये इम्पोर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोगों कुषाण के सामंत थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था और श्रीगुप्त का कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच बना, जो 280 से 320 तक इसका शासनकाल रहा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अब देखिए गुप्त संवत 319 से 320 में जो है गुप्त संवत चलाया गया था, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ये याद रखिएगा, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। आपको द्वितीय दे करके कंफ्यूज करेगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9वें शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। इसने
अश्वेवकर्ता, विक्रमंग एवं परम भागवत की भी उपाधि धारण किया था। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है वो आपको बीना बजाता था, तो इसीलिए इसको कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो था किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसने सिक्कों पर उसे बीना वादक करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, यानी समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? हरिसेन इसके कवि था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जो कौन बना? ये बना चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासक काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत की यात्रा किए थे। संगम युग के तीसरा राज्य पांड्य का था, जो कावेरी के दक्षिणी में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन लगभग 310 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों का अमायचान या अमायचार कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होती थी। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा जो है व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर उसका जीव जो था काट लिया जाता था। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 1/6 भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों के सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। तो व्यापारी से सीमा शुल्क और उसका चुंगी जो है वसूल किया जाता था। सेना चतुरंगी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही सम्मिलित होते थे। नगारा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये याद रखिएगा, संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मण का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षक करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मण के पश्चात संगम युगीन समाज में बेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य जो पेशा था वो क्या था? कृषि कर्म जो था इसका मुख्य पेशा था। संगम काल में कुछ अन्य वर्ग देख लेते हैं, जैसे पुलेयन जो था वो दस्तकारों का एक वर्ग, जो रस्सी तथा पशु चर्म का सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर देखेंगे तो शिकारियों की एक जाति थी। मलवर देखेंगे तो लूटपाट करने वाली ये एक प्रकार की जाति थी। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसमें हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्राह्म, दैव, आस्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच का उल्लेख मिलता है। ये नेक्स्ट देखते हैं, प्राण विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीनीय कहा जाता है। एक पक्षीय पढ़ने को कैकिकने या अनुचित पढ़ने को पेरुनिधि कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्य था। इसे दूध में मिलाकर सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व नायकों की दल घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन क्या करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर या बिडेलियर कहा जाता था। तमिल साहित्य में मचेलियर तथा ओबेयर
जैसी कवि यात्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियों सुरक्षित होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन का सूचक देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराता था। इस कारण संगम के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। नहीं देखते हैं, संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरंगल अथवा वीरप्रशस्त्र कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उनके प्रमुख को बेलरी कहा जाता था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चला, जिसका नाम रखा था रूपक। ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इसे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में शक क्षत्रप पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। साब चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। आइए इसमें देखेंगे, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिषी के विद्वान, यानी छपनक जो थे ये किसके थे? फलित ज्योतिषी के विद्वान थे। इसमें देखेंगे तो अमर सिंह जो कि कोषागार के, शंकु जो कि वास्तुकार थे, बेताल भट्ट, घटपर्ण और बारामिहिर खगोलीय विज्ञान के बरुचि जैसी विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के सांधि विग्रह सचिव वीरसेन यानी शैव मतावली था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी जो बना यह आपका कुमारगुप्त प्रथम बना या गोविंद गुप्त हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम की उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ये देखेंगे, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण हुआ। अंतिम गुप्त शासक जो था ये विष्णुगुप्त जो था अंतिम गुप्त शासक था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो देश थी, जिसके शासक को गोपन्ना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारणतः कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था और पुलिस विभाग के जो मुख्य अधिकारी था उसको दंडपाशिक कहलाता था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई को उस समय ग्राम कहा जाता था। ग्राम के प्रशासनिक ग्राम सभा द्वारा संचालित होती थी। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तम कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर त्रामपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। भूराजस्व की कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम विशिष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक उपभोक्ताओं के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। इसमें देखेंगे तो क्षेत्र था ये कृषि करने योग्य भूमि था,
दूसरा वास्तु देखेंगे तो ये रहने या वास योग करने भूमि था। तीसरा है चारागाह, जो कि पशुओं के चारा योग भूमि था। सील जो देखेंगे ऐसी भूमि जो जोतने योग नहीं होती थी, यानी बंजर भूमि उसको कह सकते हैं। अपराध देखेंगे ऐसी भूमि जो जंगली होता था। नेक्स्ट देखते हैं सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चला जाता था, जिसको रुपया कहा जाता है। गुप्तकालिक प्रसिद्ध मंदिर में देखेंगे तो विष्णु मंदिर जो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश स्थित है। शिव मंदिर देखेंगे तो भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर देखेंगे तो नायाना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देखेंगे तो ईंटों के द्वारा निर्मित है और ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। जबकि शिव मंदिर देखेंगे तो खो है, जो कि नगोदा मध्य प्रदेश में है। और लक्ष्मण मंदिर देखेंगे तो ये एक तरह से ईंट से भी निर्मित है और भीतर गए कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कायस्थों का सर्वप्रथम जो वर्णन है जो याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो देखेंगे ये आपका ओशनम स्मृति में मिलता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, कायस्थ शब्द यदि पूछे तो सबसे पहले याज्ञवल्क स्मृति में, जबकि जाति के रूप में पूछे तो ये हो जाएगा आपका ओशनम स्मृति में। नेक्स्ट देखेंगे विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य के मांस चढ़ाते थे। तो मनुष्य के मांस कौन चढ़ाते थे? ये सवर जाति के लोग जो थे ये मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोज राजा की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिला है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता था, यानी जो महिला थी वो जो करती थी उसको गणिका और वृद्ध वेश्या जो थी उसको कूटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु वाहन गरुड़ था जो कि इसका राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर दशावतार मंदिर से प्राप्त होता है। यह बेतवा नदी के तट पे है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाएं में वर्तमान 6 शेष है, जिनमें गुफाओं में 17 जो है गुप्तकालीन है। इसमें गुफाओं की संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। किसमें? तो 16वां गुफा में। इसी तरह से देखेंगे गुफा संख्या 17 में चित्र का चित्रशाला कहा जाता है। इसमें चित्रशाला में बुद्ध की जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधी चित्र का उद्भव किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म में महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखेंगे तो मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा देखेंगे तो संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्राणस और 5वां देखेंगे तो अपरिछा कारित्व है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक जो है लिखे हैं। उसने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। अब देखते हैं 12 मिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जातक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा की कि न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व ही कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले पूछे किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था। गुप्त काल में पलकानु ने पशु चिकित्सा का हस्त युर्वेद लिखा है।
नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई है और इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियां की जानकारी दिया गया है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत जो है गुप्त राजा का जो काल था उसमें शासकीय राजकीय और शासकीय बोले तो वहाँ का भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहद स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुआ है। तो ये चीज याद रखिएगा। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा हुआ नाटक मृच्छकटिकम या माटी के खिलौने गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में से सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना भागवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों के क्रमिक पतन गुप्त काल की जो है ये महत्वपूर्ण विकास है। नेक्स्ट आता है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के देखेंगे तो इस राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग बिंदशक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार या विदर्भ के स्थानीय शासक थे। बिंदशक्ति के पश्चात उसका पुत्र परवनसेन प्रथम ने 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। किसके द्वारा? बिंदशक्ति के द्वारा। और इसके पुत्र जो था परवरसेन जो था ये आपका कौन सम्राट की उपाधि धारण किया था। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध करवाया था। किसके द्वारा? परवनसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ हुआ था। परवनसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य के 2 शाखाओं में विभक्त हो गए, प्रधान शाखा और वसीय शाखा रहा। दोनों शाखाओं में समांतर रूप से शासक तना। प्रधान शाखाओं के प्रमुख राजा हम देखेंगे तो रुद्रसेन था। प्रभावती जो कि गुप्ता का संरक्षण काल है। परवरसेन द्वितीय यानी प्रभावती थी ना, वो आप गुप्त काल के समय की लड़की थी, उसको शादी हुआ था तो उसी समय गुप्त काल संरक्षण में रही थी। नरेंद्र सेन था। पृथ्वीसेन द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्र प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करा दिया। यही चीज यहाँ था ऊपर में। वाकाटकों का राजगुप्त एक शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए इसमें नेक्स्ट लाइन जो कर रहा है, नेक्स्ट लाइन ये कर रहा है परवरसेन द्वितीय वाकाटक की प्रधान शाखाओं के अंकित शासक था। उसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। अब देखेंगे तो ये आपका वसीम शाखा वाकाटक के हैं। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसके वत्सगुल नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित था। वसीम शाखा के जो प्रमुख राजा सर्वसेन, विंध्यशक्ति द्वितीय, परवनसेन द्वितीय, हरिसेन ये आपका प्रमुख शासक था। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश के अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा परवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध रचना की है। परवरसेन का द्वितीय का जो प्रमुख रचना कौन सा है? सेतुबंध इसका प्रमुख रचना है। तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा है। संस्कृति वैदर्भ शैली की पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक परवरसेन द्वितीय के राजसभा में निवास किया। वहां उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य जो है मेघदूत लिखा था। तो मेघदूत किसका काव्य है? यह आपका
जो है कालिदास का काव्य है, तो ये याद रखिएगा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वे शिव विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण किया था। अजंता में 16वां एवं 17वां गुहा, बिहार की 19वीं गुहा चैत्य के निर्माण वाकाटक के शासक काल में हुआ था। अब देखेंगे एक आता है पुष्पभूति और वर्धन वंश, इससे लगातार क्वेश्चन आता है, तो ये हम अच्छा से देखेंगे। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंश का उद्भव हुआ उसमें मैत्रिक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौर प्रमुख है। इन राजवंशों के पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर बंधन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टाकर और महाराजा धीरराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। कौन? मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, राजवर्धन ने देवगुप्त कर मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन का हत्या कर दिया था। शशांक जो था वो शायरधव का अनुयायी थे, इसने ही बोधि वृक्ष को बोधगया में कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। हर्ष और पुलकेशी द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन का पराजय हुआ और पुलकेशी इस युद्ध में विजय हासिल किए थे। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों के राजकुमार, नीति के पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत में आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीनी भेजा तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। क्यों? हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंत जो था ये बलपूर्वक प्राप्त किया था कश्मीर के शासक से। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्याय उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव को परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसन से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा का राजश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट देखेंगे, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग के स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित कादम्बरी की रचना किया। बाणभट्ट के गुरु का नाम भरजू था, तो ये याद रखिएगा। प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक देखेंगे तो महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद मंत्री को सचिव या
आमात कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्षवर्ष साम्राज्य के कई प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। हर्ष के समय में जो प्रांत था उसका क्या कहा जाता था, उसको भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का जो शासक राजस्थानीय, उपरिक एवं राष्ट्रीय कहलाते थे। भुक्ति का विभाजन जिला में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। नेक्स्ट देखेंगे तो ग्राम शासक की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष मंत्री परिषद में देखेंगे ये भंडी जो था ये आपका प्रधान सचिव के पद पे था। सिंहनाथ जो था ये आपका प्रधान सेनापति के पद पे। कुंतल देखेंगे ये अश्व सेना के प्रधान था, यानी घोड़े का जो सेना था उसका प्रधान था। और स्कंदगुप्त जो था ये आपका हाथी या गज सेना का प्रमुख था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। देखिए गुप्त काल में भी पुलिस कर्मी को चाट या भाट कहा गया है, और हर्षवर्धन के काल में भी जो था पुलिस उसको चाट या भाट कहा गया है। तो दंडपाशिक तथा दंडाकी पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में बाणभट्ट का जो लिखा हुआ हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यायंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए काफी ही प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। अब देखिए लोकपाल शब्द यहाँ पे पहली बार आया है कहाँ पे, हर्षचरित के समय में। और भारत में लोकपाल बिल आता है सबसे पहले कब जारी किया गया था, ये जारी किया गया था 1968 में, ठीक है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा लोकपाल अधिनियम कब बना, तो ये बना आपको 2014 में लोकपाल अधिनियम बना। तो ये भी चीज याद रखिएगा। और प्रथम लोकपाल जो बना है भारत में ये कौन बना है, पिनाकी चंद्र घोष। कौन बना है, पिनाकी चंद्र घोष बना है सबसे पहले लोकपाल, ठीक है, याद रखिएगा। अब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला वंश जो आता है ये आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हुए, जिसका कार्यकाल 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म के अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवारा मंदिर का निर्माण भी करवाया। किरातुजुनिये के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः देखेंगे तो ये आपका महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। ये किसके हैं, पल्लव वंश के प्रमुख शासक हैं। मतविलास प्रशासन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। ये आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव धर्म का जो है इसने अपना लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है महाबलीपुरम में 81वां मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटी रथ जो है ये आपका द्रौपदी रथ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जिसमें किसी भी प्रकार के अलंकरण नहीं मिलता है, यानी द्रौपदी रथ जो है इसमें किसी भी प्रकार के अलंकरण नहीं मिलता है। बतापी कोंट या महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। इसके शासक काल में चीनी यात्री हुएन तुशांग कांची आए थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतावलंबी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि के उपाधि ग्रहण किए थे। तो एक बार और देख लेते हैं कौन, परमेश्वर वर्मन प्रथम जो थे वो शैव धर्म को मानते थे और ये प्रमुख जो है उपाधि में लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन की उपाधि धारण किए थे।
इसने महामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी थे। उसने विद्या विनीत की उपाधि भी दे रखी थी। अब देखिए, अरबों के आक्रमण के समय में पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह, राजाओं के सिंह, अगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण किया। उसने कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन आता है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जिसे राज सिंहेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। इसे कैलाश नाथ जो मंदिर है उसको ही राज सिंहेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापित कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। देखिए, उत्तर में जो मंदिर निर्माण का शैली था इसको नागर शैली कहा गया, ठीक है। और बीच में जो शैली का विकास हुआ इसको बेसर शैली कहा गया, ठीक है। और दक्षिण में जिस शैली का विकास हुआ था यह आपका द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। तो ये 3 मंदिर निर्माण की शैली है, इसको याद रखिएगा। उत्तर में नागर शैली, बीच के जो भाग है उसमें बेसर शैली, और नीचे यानी दक्षिणी भाग में द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं का और रानियों की आदम कद तस्वीरें लगी हुई है। अब देखिए, 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमरम जो है अलवार नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। कौन? वैष्णव संत जो थे, प्रमुख संत जो कौन थे? तिरुमरई अलवार। देखिए, अलवार जो लग जाएगा ना जिसमें, ये आपका वैष्णव संत के ही होते हैं, वैष्णव अनुयायी होते हैं। जबकि एक होता है नयनार जो संत होता है ये आपका शैव धर्म के मतावलंबी होते हैं, यानी शैव धर्म को ये मानते हैं। तो ये आप अंतर याद रखिएगा, जिसमें अलवार लग जाए वो वैष्णव धर्म के होंगे और शैव धर्म के जो होंगे उसको नयनार कहा जाता है। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुनेदेनवार निवास करता था, जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना किया। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो बना ये बना कंप वर्मा, जिसका कार्यकाल देखेंगे तो 948 ईस्वी से 980 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। अब देखेंगे चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव के ध्वंसावेश यानी ध्वंस जो हो गया पल्लव वंश, उसके शेष पर, उसके अवशेष पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयलय हुए थे, जिसकी राजधानी तंजाई या तंजावुर या तंजोर हुआ करते थे। तंजावुर का वास्तुकार जो था यह था कुरंजमल राजाराज पेरुथचना, यानी इसे इसका वास्तुकार था। विजयलय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदीन देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने ही स्थापना किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने जो है ये कोदंड राम की उपाधि धारण किए थे। देखिए नेक्स्ट लाइन कह रहा है इसमें, तालकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य जो था ये मारा गया था। उस युद्ध में, तालकोलम के युद्ध में, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फैब को जो है भगाकर श्रीलंका को दक्षिण जिला रोहन में जो है शरण लेनी पड़ी थी। किसको? महिम फैब को भगाकर श्रीलंका का दक्षिण के जिला है रोहन, वहां पे उसको जाकर शरण लेना पड़ा था। राजाराम प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुरी चोलमंडलम राजधानी पोलनरुवा इसकी राजधानी बनाया गया था। राजराज प्रथम शैव धर्म को अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वरी का शिव मंदिर भी बनवाया था। चोल साम्राज्य
का सर्वाधिक विस्तार जो देखेंगे यह आपका राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि का कुछ प्रकार था, ये देख लें थे। बेल्ले बगाई ये आपका गैर ब्राह्मण किसान स्वामी वाली भूमि था। ब्रह्मदेव देखेंगे तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि था। शाला भोग देखेंगे तो किसी विद्यालय में रखरखाव, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को शाला भोग भूमि कहा गया। देवदान या तिरुमंडकनी जो होता है ये आपका मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। वहीं देखेंगे पल्ली चंदम देखेंगे तो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। यहाँ पर नोट देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट दिया है। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। राजेंद्र द्वितीय के परकेसरी की एवं वीर राजेंद्र के राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कंदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। कालोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर के में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति को पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर के प्रांगण में जो है इसको प्रतिष्ठापित कर दिया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को शेरुनंद्रम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडन कूडम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभक्त था। मंडल कोट्टम नाडु में और नाडु कई जो है कुर्मों में विभक्त था। देखते हैं नाडु की स्थापना जो है स्थानीय सभा के नाटुर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनिक किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले बेलन या किसान आईडीआर प्रधान जैसी उपाधि दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा है। नेक्स्ट देखते हैं। स्थानीय स्वशासन में चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन, ये बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि को अधिग्रहण करना है। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्राहकों एवं ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कलम कहा जाता है। यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें जो है मध्यस्थ कहलाते थे। क्या कहते थे? मध्यस्थ कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा एवं सदस्यता, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले
3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट 7वां जो है ये लास्ट है, जिसने अपने या अपने संबंधी के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदादिति सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। नेक्स्ट देखेंगे तमिल कवियों में जयनुदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना है कलिंग तुंगपर्णे। कंबन, ओट्टकुट्टून और पुगलेदी को तमिल साहित्य का और पम्मा पुन्ना रन्ना कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजावर एवं बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्क माना है। चोलकानिंग नटराज प्रतिमाओं को चोल कला का संस्कृति सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित था। नहीं देखेंगे चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरेऊर, तंजौर, गंगईकोंडचोलपुरम और ये कांची थी। चोल काल में सड़कों को देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह निम्न थे जो था चलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक आलावार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक वंश, देखिए चालुक वंश का जो था ये आपका 3 था। एक तो कल्याणी के चालुक जो था इस वंश का स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था और इसका राजधानी मान्यखेड़ बनाया था। चालुक वंश के कल्याणी के प्रमुख शासक में हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर और सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय और ये तैलप तृतीय हुए थे। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ी से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था यह आपका विक्रमादित्य था। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मीताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने ही की है। विक्रमादेव चरित्र की रचना बिल्हन की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब देखेंगे जो वातापी के चालुक्य था। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी शासक देखेंगे तो पुलकेशी द्वितीय के बारे में पूछा जाता है जो कि चालुक्य वंश से था और कहाँ के वातापी के चालुक्य वंश से। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशी द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र तथा मेगुती मंदिर पुलकेशी द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। कौन? जो ये था आपका पुलकेशी द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशी द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशी द्वितीय मारा गया और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड का उपाधि भी धारण कर लिया। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशी द्वितीय से है जिसका लेखक देखेंगे तो आपका रवि कीर्ति वर्मन है।
अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। बतापी के निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत रथपथनाथ की उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन में अरब ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अब निज नाशय की उपाधि प्रदान किया। नेक्स्ट देखेंगे, विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोम हरा देवी ने पट्टैकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसके सामंत दंती दुर्गे ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। एहोल का मंदिर जो एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक वंश के बेंगी, अब देखिए दो को हो गया, कौन कौन हो गया, एक तो कल्याणी हो गया, एक बतापी हो गया और तीसरा जो बताइए बेंगी है। तो बेंगी चालुक वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। अब जो आता है प्रमुख राजवंश आता है वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश राजवंश की स्थापना दंती दुर्गे ने 752 ईस्वी में किया था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मणिकीर और मानिखेती यानी वर्तमान मालखेर सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलारा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश के पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। तो ध्रुव को क्या क्या कहा जाता है, धारावर्ष कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध व उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्टन द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांडे, केरल व गंग शासकों के संग भी गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी था। इसने कन्नड़ के राज कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण, त्रिष्टिलक्षण, महापुराण के रचनाकार जीनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सतायान अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर जीवन का अंत किया था। कौन? अमोघ वर्ष जल जो तुंगभद्रा नदी है उसमें जल समाधि लेकर अपने जीवन को नष्ट किया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरबी निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक जो हुआ यह आपका कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्ना रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना किया है। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कक्र को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की यहीं से नींव डाल दी। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृतीय गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू, 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाएं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा जिसकी संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफाएं 15 में विष्णु नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। नोट यहाँ पर दिया है, एलोरा गुफाओं को सर्वप्रथम उल्लेखनीय फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था।
राष्ट्रकूट शैव वंश शक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार को स्वीकृति दे रखा था। अब आता है यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना जो किया था वो भीलम पंचन ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंधन यानी 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। संगीत शास्त्र शंकरदेव राजा सिंधन के दरबार थे। उन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है, ये छोटा छोटा वंश है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो ये फिर भी आपको देखना है। होयसाल वंश देखेंगे तो ये द्वार समुद्र के होयसाल वंश की स्थापना बिरसुबंधन के द्वारा किया गया था। होयसाल वंश यादव वंश के ही एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसाल वंश का अंतिम शासक बीरबलार तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक में देखेंगे तो हलेबीड है। नेक्स्ट आता है कंदम वंश। कंदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कंदम वंश की राजधानी बनवासी थी। अब आता है गंग वंश। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम के द्वारा किया गया था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल यानी कोलर थी, जो बाद में तलकांड हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे तो दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक जो था ये आपका माधव प्रथम था। काकातीय वंश आता है। काकातीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम के द्वारा किया गया था, जिसने नालगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी हुई थी, जिसमें रुद्रदेव महाराजा का नाम का ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र हुआ था। अब देखेंगे तो सीमावर्ती राजवंशों का उद्भव। तो उद्भव में देखेंगे तो आता है एक पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल जो कि 750 ईस्वी में किया था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदंतीपुरी विश्वविद्यालय का जो है निर्माण करवाया था। पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल हुए हैं। इसने विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच में जो है हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल जो है शामिल हुए थे। 11 सदी में गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरा पंथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। उदंतीपुरी बिहार के एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। इसका निर्माण भी देवपाल के द्वारा किया गया था। जावा में शैलेंद्र वंशी शासक बालपुर देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव में दान में दे दिया। गौरी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे आता है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना जो है सामंत सेन की ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती में थी। सेन वंश के प्रमुख शासन देखेंगे तो विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका लक्ष्मण सेन है। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म को अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप से दिया था। देखेंगे लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण स्वर्ण के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे। विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना किया। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासन भी बना था। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीरी के राजवंश।
कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश में कालक्रम इस प्रकार है, जिसमें काकरोट वंश है, उत्पल वंश है और एक लोहार वंश है। 627 इसमें दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की या हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेनसांग उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा किया था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मार्तांड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासक हुआ। इस वंश की स्थापना अवंती बर्मन था। अवंती पूरक नामक नगर की स्थापना किया अवंती बर्मन ने ही की थी। अवंती पूरक नामक नगर की स्थापना अवंती बर्मन के द्वारा किया गया था। अवंती बर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल की रानी दीघा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर का लोहार वंश का शासक हुआ। लोहार वंश के संस्थापक जो था ये संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राज हुआ। अनंत जो वो राजा हुआ, इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता किया था। लोहार वंश के शासक हर्ष विद्वान कवि, कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हन हर्ष पर आधारित आश्रित कवि था। अब नेक्स्ट देखेंगे, जयसिंह लोहार वंश के अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी में 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ साथ ही जो है कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो गया। कामरूप का जो है बर्मन वंश, कामरूप किसका नाम है? कामरूप देखेंगे तो अभी का असम का नाम ये कामरूप है। 34 शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश के प्रतिष्ठा एवं संस्थापक पुष्य बर्मन था। इसकी राजधानी प्रयाग ज्योति नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य के एक अंग बन गया था। अब देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। पहला आता है गुजर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। यह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि बराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक जो बना ये बना यशपाल, जो कि 1036 ईस्वी में था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंग्रपाल के द्वारा 11वीं सदी के मध्य में कराया गया था। अब आता है नेक्स्ट जो राजपूत वंश है, यह है गहरवाल वंश, जो कि राठौर राजवंश है। गहरवाल वंश की संस्थापना चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता को अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। अब आया गोरी की बात, तो आगे पढ़ेंगे। गोरी के द्वारा युद्ध किया गया था, तो ये आपका 1191 में, 1192 में, फिर 1194 में, इस तरह से इसका युद्ध हुआ था, जो कि हम दिल्ली सल्तनत काल में पढ़ेंगे। चाहमान यार चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। इस वंश की प्रारंभिक की राजधानी जो थी अहिछत्र था। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसकी राजधानी अजमेर को बनाया गया। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अर्णराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव, जिसका कार्यकाल 1153 से 1163 हुआ, जिसने हरिकेले नामक संस्कृत नाटक की रचना किया था। सोमदेव विग्रहराज 6 के राज कवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखी। 28 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय था और बाद में 28 दिन के झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मस्जिद बना दिया गया था।
पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के अंतिम शासक हुए। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो थी। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, त्राहिन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय एवं गौरी की हार हुई थी। लेकिन त्राहिन द्वितीय जब 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी को जो है विजय प्राप्त हुआ और पृथ्वीराज चौहार की हार हुई और वहीं पर इसको मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, परमार वंश। परमार वंश जो है इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन था। परमार वंश सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था यह आपका राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नगर नामक झील का निर्माण करवाया। नौषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत उक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, नव शाह सारक चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मंजू के दरबार में रहते थे। कवि राज्य की उपाधि से विभूषित शासक था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में जो है सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या का और विद्वान का प्रमुख केंद्र था। इसने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज के द्वारा ही किया गया था। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अंत 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो आता है वो आता है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में भूमि पर चंदेल वंश की जो है स्वतंत्र राजधानी इतिहास पर प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड के प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश के संस्थापक ननुन था। कौन था? ननुक था। इसकी राजधानी जो था खजुराहो थी। प्रारंभिक में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की थी। देखते हैं, धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर के अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट देखेंगे तो चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्य सभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रमोदन चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महबूबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। अल्लाउद्दीन नामक 2 सेना नायक परमादित्य देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमादित्य देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो आता है सोलंकी वंश अथवा गुजरात में चालुक्य वंश। सोलंकी वंश का स्थापना मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवार थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के
सामंत भीमल ने अब्बू पर्वत पर दिलवारा की प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिंधराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जय सिंह सिंधराज के दरबार में थे। माउंट आबू पर्वत जो था वो राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिंधराज ने अपने सत्तों पूर्वजों की गजारोही मूर्ति की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिंधपुर में रुद्रमहल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिंधराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवक्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश के कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया था। अब देखिए एक आता है कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी वंश का स्थापना कोकलम था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के को विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम प्रारंभ करवाया था। तो देखिए ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री आपको यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा ये आएगा मिडेवल हिस्ट्री का। तो इस तरह से क्लास को देख लिए। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से न्यू वीडियो आते रहे। धन्यवाद।